Hello everyone, my name is Tanvi Goel and my channel's name is Neat with Tanvi. So in this video we'll be covering the chapter motion in a plane of class 11 physics. So as you all know कि मैंने अपनी previous video में भी यही सेम चीज़ कही थी जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे थी कि अगर आप मेरे साथ कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो हम उसको इस POV से पढ़ेंगे कि आपके नीट में MCQs निकले। क्योंकि देखो आपको नीट में MCQs निकालने के लिए ना कॉन्सेप्ट की डेप्थ तक जाना ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है एंड अपने MCQs निकालने हैं। तो हम पहले तो इस हिसाब से पढ़ेंगे। हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे अपनी NCERT से, जिसके अंदर मैंने चीज़ें हाईलाइट करके रखी हैं फ्रॉम माय नोट्स। एंड जो क्वेश्चंस है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिलते जाएंगे। कम्युनिटी पोस्ट में आई पोस्ट क्वेश्चंस, जो भी हमारा ऑनगोइंग चैप्टर होता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फाइंड देयर। तो नाउ लेट्स बिगिन। तो देखो मोशन इन अ प्लेन जो है ना, सबसे पहले तो अगर मैं बता दूँ तो बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन की तरह बहुत ही इजी चैप्टर है। सो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ वेक्टर बट नॉट विद अ स्केलर। तो जब हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, डिफरेंसेस वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन एसोसिएटेड होती है एंड स्केलर क्वांटिटी के अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दिस इज द डिफरेंस। देन कम्स अ वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अभी मैंने कहा। एंड ये जो है ये दो लॉज को फॉलो करती है, विच इज़ द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। इनके अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, एक दो चीज़ें जो मैं बताऊंगी बस उन्हीं को याद रखना फॉर्मूलाज करने के लिए। सो ट्राइंगल एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी क्या है वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब हमारा वेलोसिटी वेक्टर है v। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक होता है नॉर्मल v, ठीक है, जैसे वेलोसिटी का v देख रहे हो और वेक्टर का v देख रहे हो, दीज आर नॉर्मल v's। बट ये जो v है ये थोड़ा बोल्ड होके लिखा है। तो या तो आप किसी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो फिर आप उस अल्फ़ाबेट को सिंपली लिख सकते हो, उसके ऊपर बस एक बार लगा दो, ठीक है। तो आप इन दोनों तरीके से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो बोथ ये एंड ये रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑफन कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार वेक्टर से, ठीक है। कि आपका वेक्टर है, आपने उसके अराउंड लगा दी बार, सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड और द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आप ऐसे अगर डिनोट कर रहे हो तो ये आप वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हो एंड ये जो है ये उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज हो गई। फिर हमारा आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ईदर लेस और इक्वल टू द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो डिस्टेंस के इक्वल होगी या डिस्टेंस से कम होगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो ये आपका पाथ है, ठीक है, अगर आप डिस्टेंस देखोगे तो ये पूरा आपका डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है सिर्फ ये। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या हो गई, कम होगी। तो या तो कम हो सकती है, वरना अगर स्ट्रेट पाथ है तो इस पर क्या इक्वल हो जाएगी। तो बट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। तो अगर दो वेक्टर्स है तो उनको हम इक्वल तभी कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो एंड उनकी डायरेक्शन भी इक्वल हो। देन इन आ स्टडी वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशन। देखो हम क्या करेंगे, अभी आप देखोगे आगे जब हम ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि अगर मान लो एक वेक्टर है ए, तो इसको हम पैरेलल, ठीक है, अगर यहाँ ला रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अगर मान लो पैरेलल है, इसको हम पैरेलल अगर थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं तो भी ये सेम ही रहता है, क्योंकि ये जो है इनकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। बट ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे केस में, ठीक है, अदरवाइज वेक्टर्स की फिक्स पोजीशन होती है। सो वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स लोकेशन, सो डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, ठीक है, पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स द वेक्टर अनचेंज्ड, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड फ्री वेक्टर। तो अगर हम किसी वेक्टर की पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं देन इट इज़ अ फ्री वेक्टर, अदरवाइज वो हो जाएगा फिक्स्ड, ठीक है। हाउएवर इन सम फिजिकल एप्लीकेशंस लोकेशन ऑन द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर इज इंपॉर्टेंट एंड दीज आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर, जो जहाँ पे है वहीं पे ही रहने वाले हैं। फिर हमारा आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर है ए, उसको हम किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। रियल नंबर आपको कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा क्या आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि आपका जो लैम्डा है, जो भी आपका रियल नंबर था, इट इज़ ग्रेटर देन 0, तो उसको सिंपली ये कह सकते थे कि कोई भी नेचुरल नंबर है। बट अगर किसी से भी आप कर रहे हो तो जैसे नॉर्मली आप करते हो वैसे ही करने वाले हो। बस ये है कि अगर पॉजिटिव होगा तो उसकी डायरेक्शन सेम रहने वाली है, नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे हमने किया इंटू 2, ठीक है, तो पॉजिटिव था, डायरेक्शन रही सेम। यहाँ पे हमने किससे किया, -1.5 से, तो डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कही है। तो
किसी भी आप नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। द थिंग इज़ कि अगर वो पॉजिटिव होता है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, अगर वो नेगेटिव होता है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर आपके पास मैथ्स है 11th-12th में तो ये चीज़ें आपको क्या लग रही होंगी, बहुत बेसिक लग रही होंगी। उसके बाद कॉम्यूटेटिव, आप a+b करो या b+a करो, सेम बात है। लाइक 2 वेक्टर्स को अगर आपको ऐड करना है, अगर 3 वेक्टर्स हैं तो आप कुछ भी कर लो तब भी बात सेम ही रहने वाली है। नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर, एक वेक्टर को हम ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, ठीक है, जब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो हो। और ऑब्वियसली अगर मैग्नीट्यूड ज़ीरो है तो उसकी कुछ डायरेक्शन तो होने ही नहीं वाली। तो एक हमारा नल या ज़ीरो वेक्टर कब होगा, जब आपका उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो आए, ठीक है, एंड डायरेक्शन, अब क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है तो उसकी आप डायरेक्शन क्या दोगे, तो उसकी डायरेक्शन कुछ नहीं हो सकती। अगर एक वेक्टर है उसके अंदर आप ज़ीरो ऐड करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला उस वेक्टर को। अगर मान लो आपका एक ज़ीरो वेक्टर है, उसके साथ आप कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो एक ज़ीरो वेक्टर ही रहने वाला है। अगर मान लो आपका कोई वेक्टर है, उसके साथ आप ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर रहे हो, रियल नंबर आप ज़ीरो ले रहे हो, तब भी वो क्या रहने वाला है, ज़ीरो वेक्टर, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। ये तो सिंपल जैसे हमारा होता है ना प्लस माइनस में, वैसा ही सेम है। उसके बाद अगर a-b है, इसको आप a+-b लिख सकते हो, अगेन आपकी बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35। जो रेन है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन, इट इज़ फॉलिंग वर्टिकली, ऑब्वियसली नीचे की तरफ होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 35। विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 12, ठीक है। तो जो हमारी ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, इट इज़ 12 इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आपको पता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर राइट साइड पे हमेशा ईस्ट होता है एंड लेफ्ट साइड पे हमेशा वेस्ट होता है। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो अब अगर एक बॉय है वो बस स्टॉप पे वेट कर रहा है तो वो किस डायरेक्शन में अपनी अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। तो इसको आप यहाँ पे सिंपल देखो, हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो रेन है वो वर्टिकली फॉल कर रही है, जिसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ 35, एंड जो रेन है और सॉरी विंड है उसकी जो वेलोसिटी है इट इज़ 12, एंड ये आपकी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रही है। तो अब हमें पूछा गया है कि एक जो इंसान है जो बस स्टॉप पे खड़ा है वो अपनी अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा। तो अब आप एक बात देखो, अगर मान लो सिंपल सी चीज़ है, अगर जो रेन है वो नीचे आ रही है सीधी, ठीक है, रेन आ रही है नीचे, और जो विंड है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये तो बात आपकी पक्की है ना कि जो विंड है वो रेन को अपने साथ साथ लेके जाएगी। दैट मीन्स जो रेन पहले सीधी आ रही थी उसको थोड़ा टेढ़ा कर देगी, ठीक है। तो पहले रेन आ रही थी सीधा, विंड है इस डायरेक्शन में, तो जो विंड है वो रेन की डायरेक्शन को भी थोड़ा टेढ़ा कर देगी। तो ये हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है तो ये अपनी अम्ब्रेला को ऐसे ही तो होल्ड करेगा ना, लाइक ये जिस डायरेक्शन में रेन आ रही होगी उसी डायरेक्शन में तो होल्ड करेगा। तो अब हमें बताना है ये वाला एंगल, ठीक है। क्यों ये वाला एंगल, क्योंकि देखो इसने अम्ब्रेला को, ये जो है ये आ गया वर्टिकल, ठीक है, ये आ गया वर्टिकल, इसने अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है ऐसे। अब आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है, अगर जैसे मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है एंड ये इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल इक्वल होंगे। तो अगर हमें ये वाला एंगल पता होगा तो अब यहाँ पे इस हिसाब से हमारे को ये वाला एंगल पता चल जाएगा एंड हमें यही एंगल निकालना है, ठीक है, कि वो किस एंगल पे होल्ड करे अम्ब्रेला को वर्टिकल से। तो अब ये जो एंगल इसको निकालना है, अब हम ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो इस एंगल को निकालने का सिंपल सा तरीका है, करोगे यहाँ पे देखो आपने मैथ्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करें तो ये जो है, अगर ये जो वेक्टर है ये आपका 35 है, ठीक है, और ये जो वेक्टर है ये वाला वेक्टर आपका 12 है, और ये जो है ये हमारी लाइन है एंड ये एंगल हमको बताना है। तो अभी हमने देखा कि ये जो वेक्टर्स हैं क्या है, फ्री वेक्टर्स हैं, तो मैं इसके पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एंगल मेरे को निकालना है, ये एंगल है 90 डिग्री का। तो अब मुझे पता है कि ये 12 है। अब मुझे पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इस परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। इस अगर ये एंगल थीटा है, इसके परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ये, एंड इसका बेस कौन सा है, ये, क्योंकि ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज योर 12 एंड बेस इज योर 35। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू 12/35। तो जो थीटा हमें एंगल निकालना है इट इज़ tan इनवर्स 12/35। अब आप बोलोगे कि अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो नीट के एग्जाम में आपको ऐसी वैल्यूज़ गिवन ही नहीं होगी। नीट के एग्जाम में आपको ऐसी वैल्यूज़ गिवन होगी जो आपको पता होंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर कुछ भी वैल्यूज़ दे रखी है, नीट में बहुत टू द पॉइंट वैल्यूज़ गिवन होती है। तो यहाँ पे अगर आप बोलोगे, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, tan थीटा इज 12/35, 12/35 की वैल्यू आ गई इतनी, सो tan इनवर्स ये सिंपल आपका आंसर क्या आ गया, 19 डिग्री। सो द बॉय शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन वर्टिकल प्लेन एट एन एंगल ऑफ 19 डिग्री विद द वर्टिकल टूवर्ड्स ईस्ट। ये जो है, जो बॉय है ये अपनी अम्ब्रेला को वर्टिकल से 19 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट अपनी अम्ब्रेला को पकड़ेगा। दिस इज योर ईस्ट।
सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है अ यूनिट वेक्टर। अब जैसे हमने पढ़ा कि एक नल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 0। सिमिलरली यूनिट वेक्टर क्या है जिसका मैग्नीट्यूड है 1। अब इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बस मैग्नीट्यूड 1 है। सो इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नो डायमेंशंस, नो यूनिट्स, कुछ भी नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई डायरेक्शन ओनली। तो आपका आई जे के कैप, इनके अगर आप मैग्नीट्यूड्स देखो तो ये 1 है। आई कैप रिप्रेजेंट्स योर एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट्स योर वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट्स योर जी एक्सिस, ठीक है। इनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इन जनरल वेक्टर ए कैन बी रिटन एज, अब ये हमारा एक वेक्टर ए है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर बार लगा दी ताकि आप लोगों को याद रहे। अब अगर ये हमने इसको ऐसे कवर करा है, सो दिस इज मैग्नीट्यूड एंड एन जो है, एन क्या है इसकी डायरेक्शन, तो एन इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो कोई भी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है अलॉन्ग द वेक्टर ए। तो अगर आपका कोई भी वेक्टर ए है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर विच इज डिनोटिंग इट्स डायरेक्शन। उसके बाद अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो कि अगर हमारे पास है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये मान लो आपका कोई भी वेक्टर है, ठीक है, ए मान लिया हमने, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो अब इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके हम दो पार्ट्स बना सकते हैं। एक पार्ट इसका आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंड एक पार्ट इसका आ जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। जो इसका पार्ट हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इट विल बी ए कॉस थीटा, एंड जो हम ले रहे हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इट विल बी ए साइन थीटा, ठीक है। इसको आप सिंपल बेसिक सा कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे जो थीटा एंगल है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो आप लोगे कॉस, और यहाँ पे थीटा एंगल दूर है तो यहाँ पे आप क्या लोगे साइन। तो जब थीटा एंगल पास में होगा आप लोगे कॉस, जब थीटा एंगल दूर होगा आप लोगे साइन। तो ये हमने इसको दो कंपोनेंट्स के अंदर कर दिया रिजॉल्व। उसके बाद अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है, हमें उसका निकालना होता है मैग्नीट्यूड, तो उसको हम सिंपल कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट एंड स्क्वायर करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास कोई भी वेक्टर है ए, जिसके अंदर आपको क्या गिवन है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। ये जो है आई एंड जे ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड ए एक्स एंड ए वाई जो है ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अब अगर मान लो ये तो हो गए इंडिविजुअल, ठीक है, एक्स के अलॉन्ग कितना मैग्नीट्यूड है, वाई के अलॉन्ग कितना मैग्नीट्यूड है। अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, मान लो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो आपका ए एक्स है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, कोफिशिएंट भी कह सकते हो, कुछ भी कह लो, इसका स्क्वायर ए वाई का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। सिंपल ऐसे आप मैग्नीट्यूड निकालने वाले हो, तो इन्होंने यहाँ पे यही कर रखा है। ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये चीज़ें आपको बहुत एकदम टिप्स पे हो जाएंगी, एंड अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो तब तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन हमारा जो आई है उसका कोफिशिएंट, जो जे कैप मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग है उसका, एंड के कैप के अलॉन्ग ए जी। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर का, हमें ए बार निकालना, हमने सिंपल ये एक फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद आ जाता है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि हमें, हमारे पास अगर दो वेक्टर्स है ए एंड बी, हमें उन दोनों वेक्टर्स का निकालना है सम। तो ये एक सिंपल आपका फॉर्मूला होता है जो आप किसी भी केस के अंदर अप्लाई कर सकते हो, विच इज योर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ योर वेक्टर्स ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे कि अगर मान लो आपके पास कोई एक वेक्टर है ए, आपके पास कोई एक वेक्टर है बी, इसने इन्होंने पूछा है कि इन दोनों का ए प्लस बी बताओ कितना आएगा, ठीक है। ये आपके क्या है वेक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको अगर रिजल्टेंट निकालना है कितना आने वाला है, इनको ऐड करके आप करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ए क्या है, ए वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज थीटा, देयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो भी एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ कोसाइंस, कोसाइंस क्यों यहाँ पे कॉस थीटा यूज हो रहा है। अब ये जो है दिस इज योर लॉ ऑफ साइंस। अब यहाँ पे भी बड़ी सिंपल सी बात है एक, ठीक है, इसको अब आप दो तरीके से समझ सकते हो। ये जो है आगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर भी ये यूज होगा, एंड मैंने इसको लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के नोट्स में ही लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो ये आपका आर है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब ये आपका कोई वेक्टर हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फोर्स हो सकती है, फोर्स इज अ वेक्टर, यू ऑल नो फोर्स इज अ वेक्टर। मान लो एक एंगल है एल्फा, यहाँ पे एक एंगल है बीटा एंड यहाँ पे एक एंगल है गामा। तो यहाँ पे एक सिंपल सी बात आप कह सकते हो कि आर अपॉन इज इक्वल्स टू ए अपॉन इज इक्वल्स टू बी अपॉन, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग के टाइम पे हेल्प करता है। अब आर जो है, आर के अपोजिट, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आर के अपोजिट, ये जो हमारा आर वेक्टर है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, गामा, तो आप नीचे लिख दो साइन गामा। फिर आप देखो ए के अपोजिट कौन सा है, बीटा, तो यहाँ लिख दो साइन बीटा। फिर आप देखो बी के अपोजिट कौन सा है, गामा, सॉरी एल्फा,
बी के अपोजिट कौन सा है, अल्फा, तो आप लिख दो अल्फा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। दिस इज़ योर सिंपल लॉ ऑफ साइन, क्योंकि यहाँ पे हम साइन ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। अगर मान लो कि आपको गिवन है ऐसे, ठीक है, आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ये इसकी साइड है ए, ये साइड है बी, ये साइड है सी, ठीक है। जो हमारी ए साइड है इसके यहाँ अपोजिट एंगल है बीटा, बी साइड के अपोजिट एंगल है अल्फा, एंड सी साइड के, या इसको आर ले लो, आर साइड के अपोजिट जो एंगल है इट इज़ योर गामा। तो अगेन आप क्या लिख सकते हो, आर अपॉन में ए अपॉन में बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर साइड है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, गामा, नीचे लिख दो साइन गामा। जो ए साइड है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बीटा, नीचे लिख दो साइन बीटा। एंड बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, तो यहाँ पे लिख दो साइन अल्फा। सो दिस इज़ योर सिंपल लॉ ऑफ साइंस। इसको आप यहाँ पे किसी भी तरीके से देख सकते हो, किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है। एंड ये आपका फोर्स के लिए वैलिड है, जब जो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे यही सेम चीज़ यहाँ पे कही गई है और कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये जो बोट है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये साउथ है तो 60 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ यहाँ पे हमारा क्या है, वाटर करंट, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी बतानी है वो बोट की, हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बतानी है। तो मैग्नीट्यूड तो सिंपल हमने ये जो पढ़ा है इसको अप्लाई करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं, इन्होंने वही कर रखा है, ठीक है। हमने इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा वो कितना लिया, ये जो है ये एंगल है 60, यानी कंप्लीट जो एंगल है कितना होगा 180। तो हमने क्या करा 180 माइनस 60 120 हमारे पास आ गया एंगल, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड फाइंड करना इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको जो फेस करनी पड़ सकती है वो पड़ सकती है डायरेक्शन फाइंड करने में। तो अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अपना लगाएंगे लॉ ऑफ साइंस। तो अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि ये है हमारी एक्सिस, ठीक है, ये है हमारी एक्सिस एंड ये है, सो दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। आपकी जो बोट है वो जा रही है इस डायरेक्शन में एंड आपका जो वाटर करंट है वो है इस डायरेक्शन में एंड दिस इज 60 डिग्री। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये जो एंगल है 60, तो अब क्योंकि ये एंड ये पैरेलल है तो ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60, ठीक है। ये एंगल हमने लेट कर लिया काय एंड दिस एंटायर एंगल इज योर थीटा। अब ये जो है अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स से ये जो एंगल है ये भी होगा काय। अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, इसके अपोजिट एंगल अल्फा, इसके अपोजिट बीटा, इसके अपोजिट गामा। तो हमने अभी पढ़ा है कि A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C अपॉन A के अपोजिट अल्फा है तो साइन अल्फा, बी के अपोजिट बीटा है तो साइन बीटा एंड सी के अपोजिट गामा है तो साइन गामा। तो यहाँ पे भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। अब ये जो है ये आपको अब यहाँ पे क्या फोकस करना है, इस पे फोकस करना है आपको। दिस इज नाउ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा आर वेक्टर के अपोजिट जो एंगल है वो क्या है 60, तो नीचे आपने लिख दिया साइन 60 इज इक्वल्स टू, दूसरा हम यहाँ पे क्या लेंगे, दूसरा हम यहाँ पे लेंगे ये वाला वेक्टर, ठीक है, जो आपका वेलोसिटी ऑफ वाटर है। इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, काय, तो साइन काय। अब यहाँ पे हमें काय की ही वैल्यू निकालनी है। काय की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्योंकि ये तो हमारी क्या आ गई रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई, दिस इज अ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हमें काय की ही वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये जो काय की वैल्यू है ये बेसिकली ये है, तो हम कहेंगे इतना एंगल विद द वर्टिकल। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन काय इज इक्वल्स टू VW साइन 60 अपॉन में R, ठीक है। W है 10 डिवाइडेड बाय R इज 22 एंड साइन 60 इज √3/2। इन्होंने यहाँ पे भी सेम लिख रखा है 10√3, ओवर हेयर वी हैव 10√3, दिस इज 10√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। तो हमारे पास है 2 इंटू 22। यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी दी, नीचे एंगल कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू लिख दी। बट मैं वापस कह रही हूँ कि नीट के एग्जाम के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ नहीं आती हैं। उसके बाद ये सेम चीज़ जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं इसके अंदर और कुछ अलग नहीं है। उसके बाद आ जाता है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कहने का मतलब कि अगर हमारा जो मोशन है ये ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे
अगर मोशन हो रहा है एंड इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो अगर हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है तो हम अगर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इस टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी, इसमें और कुछ नहीं है यार, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, लाइक प्रॉपर ही अभी हम मैग्नीट्यूड निकालना देख के आए हैं। उसके बाद आ जाता है इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर वन डायरेक्शनल मोशन है, अगर मान लो वेलोसिटी इधर है तो हो सकता है एक्सेलरेशन इधर हो सकता है एक्सेलरेशन इधर हो, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर, तो इसके अलावा और कोई वेरिएशन हो नहीं सकती। However, for motion in 2 or 3 dimension, velocity and acceleration may have an angle between 0 to 180 डिग्री between them. बट अगर हम 2D या फिर हम 3D मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है अप टू 180 डिग्रीज, ये यहाँ पे इन्होंने हमें कहा है। देन द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई ये, दिस इज गिविंग अस द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ओवर हेयर। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी एक्सेलरेशन बतानी है, वेलोसिटी निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, सिंपल। उसके बाद फिर ये कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आर टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, टी इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है वेलोसिटी का। तो जो आर है वो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, आर हमें यहाँ पे आर कह लो डायरेक्शन वेक्टर जो है हमारा, यहाँ पे हमें गिवन है 3t i कैप 3t i कैप 2t स्क्वायर j कैप 2t स्क्वायर j कैप प्लस समथिंग k कैप 5k कैप। ठीक है, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। हमने क्या करा, हमने करा इसको डिफरेंशिएट करा, ये हो गया 3i कैप प्लस 2 2 4 t j कैप प्लस 0। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कुछ भी टी नहीं है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 0 आता है। यहाँ पे हमने किया तो 3 आ गया एंड यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया 2t 2 माइनस 1। ठीक है, बेसिक फार्मूलाज है डिफरेंशिएशन के। एक्सेलरेशन निकालनी है, dv बाई dt कर दो, ये अब कांस्टेंट है तो ये हो गया 0 प्लस ये तो कुछ है ही नहीं एंड ये आ गया 4j कैप। तो वेलोसिटी आपकी क्या है 3i कैप प्लस 4tj कैप एंड एक्सेलरेशन इज 4j कैप। ठीक है, सिंपल ये आपका हो गया। यहाँ पे भी 3i कैप 4tj कैप 3i कैप 4tj कैप एंड 4j कैप। फिर इन्होंने कहा है कि हमें वेलोसिटी निकालनी है t इज इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, तो यहाँ पे अब आप पुट कर दो 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकालना है, ऐसे निकाल दो एंड डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपको गिवन है 3i कैप एंड 4j कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कहीं लाई करेगा वेलोसिटी वेक्टर, आपको डायरेक्शन बतानी है, आपको विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल मान लो डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो अब आप इस वेक्टर 3 वाले को ना शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, ये हो गया आपका 3i कैप, ये हो गया एंगल 90 डिग्री का। आपने किया tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, सो दिस थीटा एंगल इज़ योर 37 डिग्रीज। क्योंकि हमारा एक सिंपल सी चीज़ होती है कि अगर मान लो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड अगर 5 है एंड शॉर्ट जो 2 शॉर्ट साइड्स है वो 3 एंड 4 है, तो ये जो हमारी 3 साइड है इसके अपोजिट एंगल 37 होगा एंड 4 साइड के अपोजिट एंगल 53 होगा। ये सिंपल चीज़ होती है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये एंगल हो गया 37। हमने बताया 37 विद वाई एक्सिस, अगर आप विद एक्स एक्सिस बात करो तो 53 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 37 इज 53। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है। फिर हमारा आ जाता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी इतना एंड मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ इतना। तो जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है 5i कैप, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप। वट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 84। तो जब इसका x कोऑर्डिनेट 84 है, हमें बताना है कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, एंड इस टाइम पे जो स्पीड है पार्टिकल की वो क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सी हमें ये चीज़ बताना है। हमें पता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें जो है s क्या गिवन है, हमें s गिवन है 84i कैप एंड समथिंग j कैप हमें बताना है, xj कैप ले लो। इनिशियल वेलोसिटी इज 5i कैप एंड जो टाइम है वो हमको नहीं मालूम। ठीक है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इज 3i कैप प्लस 2j कैप इंटू टी स्क्वायर। उसके बाद हम यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने ले लिया, अब जो i कैप वाली टर्म्स है हम उनको अलग कर रहे हैं, तो 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर i कैप प्लस टी स्क्वायर j कैप। ओके, क्योंकि 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। अब ये आपकी आएगी आई कैप वाली टर्म एंड ये आएगी जे कैप वाली टर्म। अब ये जो है दिस इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, आपने एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस करना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू 84। इन्होंने यहाँ पे भी यही कर रखा है कि आपका 5t 3/2 इज 1.5 टी स्क्वायर। ठीक है, 5t
1.5 टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 84। ठीक है, यहाँ से आपने टी की वैल्यू निकाल ली, 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई, ये जो आपका वाई है इसको वाई ले लो, वाई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वाई इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इनके टी की वैल्यू कितनी आई है, टी की वैल्यू आई है 6, तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई 36। सिंपल। अब यहाँ पे हमें इसकी क्या वैल्यू बतानी है, वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। एस है कहने का मतलब कि जो अब आपका एस है, ठीक है, जिसको आप आर भी कह लेते हो, ये आपका अभी क्या है 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप। वेलोसिटी निकालनी है तो आप इसका कर दोगे डिफ्रेंसिएशन। आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, आपके पास क्या आएगा 5 प्लस 3t आई कैप प्लस 2t जे कैप। टी की वैल्यू कितनी आई है 6, आप यहाँ पे पुट कर दो। तो 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 इज़ 23 आई कैप प्लस 6 2 ज़ा 12 जे कैप। यू हैव 23 एंड 12, 23 एंड 12। मैग्नीट्यूड निकालना है, सेम वापस से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फिर आता है रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ इतना। तो जो रेन है, रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ रेन 35। ओके, देन अ विमेन राइड्स अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 12 इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में एक विमेन जो है वो राइड कर रही है एक बाइसिकल को विद अ स्पीड ऑफ 12। व्हाट इज़ द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड द अम्ब्रेला। तो अब इसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करनी पड़ेगी। तो अगेन जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन आने वाली है विद रिस्पेक्ट टू विमेन, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ रेन आने वाली है विद रिस्पेक्ट टू विमेन वो इस डायरेक्शन में आने वाली है। इन्होंने हमसे पूछा है कि वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करे। तो हम विद वर्टिकल बताते हैं, तो हमें ये वाला जो एंगल है ये इसको हमें फाइंड आउट करना है, थीटा एंगल को। अब यहाँ पे हमें ये गिवन है रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ विमेन। पे क्या कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 35। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 12/35 जो हमारी पहले आई थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ओके, तो अभी पहले मेरे नोट्स देखते हैं एक बार। लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। जैसे हमने कहा कि हमारे फिक्स जो होते हैं वेक्टर्स, कुछ लोकलाइज्ड होते हैं कुछ फ्री होते हैं। सिमिलरली इन सर्टेन केसेस जो लेंथ होती है वेक्टर की वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। बट हमारे लिए तो ये करना यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जस्ट ये एक स्टेटमेंट है जिसको आप याद रखें। फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अगर आप बात करोगे तो चीज़ें होती हैं टेल टू हेड की। अगर आपका एक वेक्टर है ए ऐसे, तो जो बी वेक्टर है वो आप इसकी टेल पर लगाओगे एंड जो रिजल्टेंट है वो आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ट्राइंगल लॉ है इसको हम टेल टू हेड जो है कॉम्बिनेशन भी कह देते हैं। एंड जो पैरेललोग्राम लॉ है इसको हम टेल टू टेल कहते हैं कि आपका एक वेक्टर है ए ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर है ए ऐसे, एक वेक्टर है बी ऐसे, सी एक वेक्टर है बी ऐसे, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आएगा। तो जो हमारा पैरेललोग्राम है इट इज़ टेल टू टेल और हेड टू हेड, एंड जो ट्राइंगल है इट इज़ टेल टू हेड। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ कही थी कि हमारा जो एंगल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ है तो हम ए कॉस थीटा आई कैप ले रहे हैं, वाई के साथ नहीं है तो उसमें हम ए साइन थीटा जे कैप ले रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये आई जे के सबके साथ कॉज ही ले रहे हैं। बट अगर आप एक चीज़ पे फोकस करो वो ये है एंगल तीनों जगह अलग अलग है। तो ये जो एंगल्स हमने लिए हैं वो हमने उनके रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ लिए हैं, अदरवाइज हमारी यही वाली कंडीशन जो है वो फॉलो होगी। उसके बाद अगर हम दूसरी चीज़ देखें, वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड जो अभी हम पढ़ के आए हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच इज आइदर हेड टू हेड और टेल टू टेल। जो हम एंगल लेंगे वो हेड टू हेड लेंगे या टेल टू टेल लेंगे। तो इसको आप कह सकते हो कि इस चीज़ को हम अप्लाई करते हैं इस केस के अंदर, हेड टू हेड और टेल टू टेल। ठीक है, उसके बाद टैन अल्फा, ये देखो ये जो फॉर्मूला है टू बी ऑनेस्ट ये कहीं पे मेरा यूज़ नहीं हुआ था तो इसको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद ये रेन का केस है। रेन के दोनों केसेस हम पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी रेन ऐसे गिर रही है, ठीक है, आपका मैन ऐसे चल रहा है, तो आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बतानी है। तो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो अगर हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले, सो दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा सेकंड केस है। अगर मान लो जो रेन है हमारी वो सीधी ना गिर के थोड़ी टेढ़ी, कहते हैं ना टेढ़ी बारिश हो रही है, टेढ़ी गिर रही है, जो मैन है वो ऐसे चल रहा है, तो अब अगेन हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताना है। सो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन लेने के लिए इधर लेंगे, दिस इज माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब इसका एंड इसका जो रिजल्टेंट है वो यहाँ का ही आएगा। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद यहाँ पे स्विमिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर आप बस दो चीज़ें समझ लो कि अगर जो इंसान है वो नीचे आ रहा है, ठीक है, अगर मान लो जो इंसान है वो नीचे आ रहा है और जो पानी का फ्लो है वो भी नीचे ही है, तो इन ये जो दोनों वेलोसिटीज़ है ये सम अप हो जाएगी। तो डाउन हिल
कंडीशन के अंदर आप वेलोसिटी ऑफ मैन को इन वेलोसिटी ऑफ रिवर को ऐड करोगे। बट अगर जो इंसान है वो नीचे आ रहा है एंड जो रिवर है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो यहाँ पे आप इन दोनों चीज़ों को माइनस करोगे, ठीक है। वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मैन। फिर ये जो चीज़ है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ये लिख रखा है पता नहीं। उसके बाद डी, अब यहाँ पे एक चीज़ पे जो फोकस करना है वो क्या है, ड्रिफ्ट ऑफ मैन। अब यहाँ पे ना देखो 2 केसेस आ जाते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एंड शॉर्टेस्ट टाइम। तो यहाँ पे इसको कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो कि एक रिवर है, ठीक है। अब एक रिवर को एक इंसान 2 तरीके से फॉलो कर सकता है। एक तो वो कहे कि भाई मेरे को इसको ना शॉर्टेस्ट पाथ में कवर करना है, मुझे चाहिए कि मेरे को कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े, या फिर कोई कह सकता है मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है कि मेरे को कम से कम टाइम मिले लगे। अब जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो तो दोनों केसेस के अंदर है ऐसी। अगर एक इंसान को चाहिए उसको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो उसको चाहिए कि अगर वो यहाँ से शुरू करे तो वो यहाँ जाए। अब जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो ऐसे है, तो जो इंसान है उसको थोड़ा ऐसे स्विम करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिवर है वो अपने फ्लो की वजह से उसको ऐसे लेके जाएगी, तब वो ऐसे आ पाएगा, ठीक है। बट अगर हम कहेंगे उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है ऐसे, इंसान अगर ऐसे स्विम करेगा तो रिवर इसको ऐसे ले जाएगी, ठीक है। बट ये जो इसका डिस्टेंस कवर होगा शॉर्टेस्ट टाइम में होगा। बट जब रिवर इसको ऐसे लेके गई तो जो इसको आइडियली सामने आना चाहिए था वो ये कहीं यहाँ आया, तो ये जो डिस्टेंस इलैप्स हुआ, दिस इज नोन एज द ड्रिफ्ट ऑफ मैन। अब ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये किसकी वजह से आया, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आया। तो हमें पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये जो ड्रिफ्ट है हमारी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से आई, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे यही चीज़ कही गई है। उसके बाद प्रोजेक्टाइल पार्टिकल थ्रोन इन स्पेस विच मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल, ठीक है। एंड उसका हमें पता है पैराबोलिक बात होता है, वो अभी हम आगे देख भी लेंगे कैसे। देन 2 फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं, एच मैक्स इज u²/2g एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g। अब यहाँ पे u क्या है, अगर मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको आपने ऐसे थ्रो किया है, ठीक है, वो ऐसे जाएगा, तो अब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी आपने इनिशियल इसको प्रोवाइड करी, दिस इज u। अब मान लो कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज u cos थीटा एंड द वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा, ठीक है। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने दोनों केसेस में यू वाई लिया है, तो यू वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा, जो भी आपको एंगल थीटा गिवन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। उसके बाद हमारी यहाँ पे अब एक चीज़ आ जाती है जो है हमारा ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको डिराइव करना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को डिराइव करना बहुत इजी है। हमारे को एक चीज़ पता है, वो क्या है, v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, v इज़ इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब यहाँ पे हमारा vx है, vx इज इक्वल्स टू ux प्लस axt। अब हमें पता है कि अगर हमने एक ऐसे किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा है, तो जब हमने इसको थ्रो करा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो है हमारा ax, दिस इज 0, तो vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा हो गया, एंड यहाँ पे u sin थीटा माइनस gt, दिस इज योर vy, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगेन जब हम डिस्टेंस ट्रैवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं तो एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये वाली टर्म पूरी कट गई, तो हमारे पास आ गया u cos थीटा t, बट y के केस में विल हैव माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब हमने क्या करा है यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर हमने t को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, यहाँ पे t इज इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा आया, तो इसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया एंड फिर ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जो इक्वेशन होती है पैराबोला की, ये होती है y इज इक्वल्स टू x माइनस बी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, एंड ये भी हमारा इफ दिस इज a एंड दिस इज x एंड दिस इज x स्क्वायर, तो ये जो कंप्लीट है ये क्या हो गया b, तो इसकी फॉर्म में आ गई। दैट इज द रीज़न वी से कि जो हमारा हम अगर किसी चीज़ को ऐसे थ्रो कर रहे हैं तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ थी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें गैलीलियो एंड हिज बुक, देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये हम अभी आगे देख लेंगे, मैंने नोट्स में लिख रखा है। उसके बाद आ जाता है अ हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, हमारे पास एक क्लिफ है विच इज़ of a height 490 मीटर and throws a stone horizontally with an initial speed of इतना, इसने यहाँ पे खड़े होके एक स्टोन को थ्रो करा जिसकी इनिशियल स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, तो हमें टाइम बताना है कि यहाँ से इसको ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, एंड द स्पीड विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, एंड कितनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है। अब ये जो, अब जब स्टोन नीचे गिर रहा होगा, ठीक है, जब स्टोन नीचे गिर रहा होगा तो इसने जो
490 मीटर कवर करा है, किस में कवर करा है, वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे अपना वाई वाली इक्वेशन लगा दो, 490 कवर कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस 490 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल वाई एक्सिस में तो कुछ नहीं थी, एक्स एक्सिस में थी, तो ये हो गया 0 प्लस हाफ जी इज़ -10 नहीं ले सकते हमें, -9.8, ठीक है, एंड टी स्क्वायर, एंड टी ही हमें निकालना है, तो यहाँ से सिंपल हमारा टी आ जाएगा, दिस इज़ 4.9, माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे आया 10, 49 से 49 कैंसिल, दिस इज़ 10, ये आ गया 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी की वैल्यू आ गई हमारी 10 सेकेंड्स, ठीक है, टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड्स। फिर हमें बताना है कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी बताने के लिए सिंपल अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, ठीक है, ये है वी वाई, ये है यू वाई 0 है, ठीक है, इनिशियली ये 15 थी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी जो उसने थ्रो करा था, तो वी वाई इज इक्वल्स टू ए विच इज़ योर जी विच इज़ -9.8 एंड टी इज़ 10, नीचे पहुँचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी 98, बट ये जो स्पीड 98 होगी ये होगी वाई डायरेक्शन में, ठीक है, इन्होंने हमसे पूछा है कि उसकी स्पीड कितनी होगी जब वो ग्राउंड पहुंचेगा, तो उसकी जो स्पीड है वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन में होगी, ये जो 98 स्पीड आई है 98 मीटर पर सेकंड ये आई है वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, अब हमें निकालनी है हॉरिजॉन्टल में कितनी होगी, तो हॉरिजॉन्टल में उसकी स्पीड तब चेंज करती जब हॉरिजॉन्टल के अंदर कोई एक्सेलरेशन होती, बट हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल में अगर उसकी पहले 15 थी तो अभी भी उसकी 15 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड होगी, एंड अब हमें अगर वी नेट निकालना है तो वी नेट निकालने के लिए हम जो हमारा फॉर्मूला यूज़ करते आ रहे हैं दैट इज़ 98 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, यही करेंगे एंड ये करके हमारी जो स्पीड है वो 99 आ रही है, सिंपल। देन कम्स अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ इतना इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो ये हमारा पैराबोलिक पाथ है कि इतनी स्पीड से हमने एक क्रिकेट बॉल को थ्रो करा एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, तो मैक्सिमम हाइट का यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था कि आप क्या अप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर बाई 2g, तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यू स्क्वायर बाई 2g, बट मैंने ये भी याद रखने के लिए कहा था ये यू वाई है, यू वाई को आप क्या लेंगे, यू साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g, एंड यहाँ पे सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करा है, आपका u कितना है 28, ठीक है, थीटा कितना है 30 साइन थीटा होल स्क्वायर 2g की वैल्यू कितनी ली है इन्होंने 9.8, सिंपल आप सॉल्व करोगे इसको, एंड देन कम्स द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न टू द सेम लेवल, तो टाइम का हमारा है क्या 2u/g, तो यहाँ पे आप सिंपल उसी को फॉलो करेंगे, 2u/g वेयर u इज अगेन u y, तो आप u साइन थीटा लेंगे। फिर है द डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न्स टू द सेम लेवल, कि जो हमारी बॉल है जब थ्रोअर ने ऐसे थ्रो किया तो इसने ये जो डिस्टेंस है ये कितना ट्रैवल किया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई है ये हुई है इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एंड ये किसकी वजह से हुई होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हुई होगी। तो अब इसकी ये जो रेंज है ये निकालने के लिए हमारा होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ वर्टिकल में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया 0, तो जो हमारा आर है इट इज़ यू, टाइम आपका क्या होता है 2u/g, तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ठीक है, एक मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है कि आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। तो उसके अलावा क्या बचा आपका यू स्क्वायर बाय जी, यहाँ पे इन्होंने ये लिख रखा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, एंड सिंपल उसको बाद में सॉल्व किया है। फिर हमारा आ जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव कर ली, हाँ अब यहाँ से हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की चीज़ें आएंगी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है देन उसका एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाया जाएगा, अगर उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब स्पीड कांस्टेंट हम क्यों कह रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि एक सर्कुलर पाथ के अंदर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो वेलोसिटी आएगी ऐसे, इस पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी आएगी ऐसे, इस पॉइंट पे देखोगे वेलोसिटी आएगी ऐसे, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जो कि आपकी स्पीड होता है वो कांस्टेंट है, बट जो डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट है। द वर्ड यूनिफॉर्म रेफर्स टू स्पीड विच इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन सिंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली इन डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट अंडरगोज एक्सेलरेशन। तो अब क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। कभी भी वेलोसिटी चेंज होगी दैट मीन्स कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है।
देन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, अ टर्म प्रपोज बाय न्यूटन। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कभी भी कोई सर्कुलर मोशन हो रहा होता है देन देयर इज अ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे आप क्या एक चीज़ कंसिडर कर सकते हो कि जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, कोई भी अगर सर्कल है तो इसका जो रेडियस वेक्टर होता है वो बाहर की तरफ होता है, बट जो हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स का वेक्टर होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक सिंपल सी चीज़। फिर है एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर मूव्स अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन इन 100 सेकेंड्स। तो एक इंसेक्ट है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। एक इंसेक्ट है वो 7 रेवोल्यूशंस कवर कर लेता है, कितनी देर में, 100 सेकेंड्स में 7 रेवोल्यूशंस कवर कर लेता है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। तो हमें एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड बतानी है। इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। तो क्या जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है। एंड व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन हमें पता है कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेलरेशन हियर इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर एक मोमेंट पे चेंज हो रही है। बट हमें अगर ये निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं। तो देखो, पहले एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये जो चीज़ है 2 पाई बाय ओमेगा, ये कमिंग जो हमारे ऑस्किलेशंस वेव वाले चैप्टर है उसके अंदर आप बहुत पढ़ोगे। सो टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा एंड टाइम इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो जो आपकी ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप सिंपल अपनी ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब अगर यहाँ पे कोई पूछे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कोई चीज़ एक सेकंड में कितनी हो रही है। तो अगर 100 सेकंड्स में 7 रेवोल्यूशंस हो रही है तो एक सेकंड के अंदर 7/100 रेवोल्यूशन होगी। तो ये हो गया 2 पाई इंटू 7/100 एंड इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई की जगह क्या आ जाएगा, 22/7, 7 से 7 कैंसिल, दिस इज 44/100। सो 0.44 इज़ योर एंगुलर। ठीक है, अब जो हमारी v होती है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये मेरे नोट्स में लिखा है, अभी मैं दिखाती हूँ। तो ओमेगा आपका आ गया 0.44, आर इज़ 12, तो ये आपकी आ गई। उसके बाद एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये मेरे नोट्स में मैं अभी आपको दिखाती हूँ। एंड विद दिस हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है जो नोट्स की है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू, जैसे हमारी जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होती है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि हम इसको एंगुलर कह रहे हैं, सो डिस्प्लेसमेंट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर मान लो सर्कुलर मोशन हो रहा है, पहले एक पार्टिकल था ए पोजीशन पे, अब वो आ गया बी पोजीशन पे, तो ये जो उसने एंगल, जितने एंगल की डिस्प्लेसमेंट हुई, सो दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी। तो हमारी वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी है, तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी है, जिसको आप डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हो, विच मीन्स थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी, जो सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारा ओमेगा है इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर। अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे हमने हमारा जो आर वेक्टर होता है हमने उसकी डायरेक्शन देख ली, जो हमारे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रिपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन देख ली। नाउ व्हाट अबाउट ओमेगा, ओमेगा इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है ये यहाँ पे होगी। ठीक है, जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, सर्कुलर पार्ट है, जितना भी हमारा सर्कुलर पोर्शन है उसका जहाँ पे सेंटर है, उस सेंटर के थ्रू जो है हमारे ओमेगा की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब चाहे वो हमारा ओमेगा हो, चाहे वो हमारी ये हो, क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन हो। तो इट इज़ एन एक्सियल वेक्टर, जो भी वेक्टर हमारे सर्कुलर पोर्शन की एक्सिस के थ्रू, जो सेंटर से होती है एक्सिस, ऑब्वियसली एक्सिस के थ्रू एक्ट करता है, दैट इज नोन एज अ एक्सियल वेक्टर। सो ओमेगा हो, हमारी एंगुलर वेलोसिटी हो, या फिर हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो, बोथ आर एक्सियल वेक्टर। दोनों के दोनों जो हमारा सर्कुलर पोर्शन है उसका जो सेंटर है उसकी एक्सिस के थ्रू होते हैं। सो बोथ आर एक्सियल वेक्टर, द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अलोंग द एक्सिस। ठीक है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ये जो हमारा क्रॉस है, दिस इज हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के अंदर आप सिंपल लाइक हमारा रिजल्टेंट आता है स्केलर क्वांटिटी, इन क्रॉस प्रोडक्ट यू गेट अ वेक्टर क्वांटिटी, आगे के चैप्टर्स में आएगा। फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। फिर जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन इट इज़ डी ओमेगा बाई डी टी, जैसे कि जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है वो हमारा डी वी बाई डी टी करके आता है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा बाई डी टी करके आएगा। सिंपल, एकदम ऐसी सिमिलर चीज़ है। ठीक है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज अगेन एन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। अब
हमें अगर नेट एक्सेलरेशन निकालनी है तो ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है, जो हमारा पार्टिकल है वो यहाँ है, तो इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे है तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी जो ऐसे एक्ट कर रही होगी, एंड एक सेंट्रीपिटल होगी जो ऐसे एक्ट कर रही होगी। तो जो इन दोनों की रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आने वाली है कुछ ऐसे, तो हम यहाँ पे उस ए नेट की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ ए टेंजेंशियल विच इज़ पैरेलल टू वेलोसिटी, ऑब्वियसली ए टेंजेंशियल इज पैरेलल टू वेलोसिटी प्लस ए सेंट्रीपिटल, ठीक है, प्लस ए सेंट्रीपिटल। जो हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज़ वी स्क्वायर बाय आर, बिकॉज आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा इंटू वी लिख सकते हो। सो ओमेगा स्क्वायर आर जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ करा था, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर करके जो हमने फॉर्मूला यूज़ करा था। समरी में यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, यहाँ पे पॉइंट्स टू पॉइंटर हमें देखने हैं। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। ए टेंजेंशियल इज एल्फा आर, जैसे कि हमारा यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज़ ओमेगा आर, तो ए टेंजेंशियल इज एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू आर। तो अगर आपको वी निकालना है तो आप एंगुलर वेलोसिटी को आर से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप एंगुलर एक्सेलरेशन को आर से मल्टीप्लाई कर दो, आर इज़ योर रेडियस, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है दैट मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो, सिर्फ एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर टेंजेंशियल भी होती तो स्पीड जीरो नहीं होती, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल आपकी ओमेगा स्क्वायर आर आ ही गई है, ठीक है। सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाय आर लिखो, ओमेगा स्क्वायर बाय आर लिखो, सेम बात है। तो अगर आपको नेट निकालना है, अभी हमने ऊपर देखा ए नेट इज ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो ऐसे करके आ जाएगा। नो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ हाइट, जैसे अभी हमने क्लिफ वाला एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक हाइट से आपने प्रोजेक्ट करी है, तो यहाँ पे कि आप शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर सकते हो टाइम का, ठीक है, विच इज़ √2h/g, ठीक है। ये जितनी भी हाइट है √2h/g, एंड ये जो है रेंज की, अगर आपने ऐसे थ्रो किया है तो ये ऐसे जाएगा, तो ये जो है रेंज, ये आपको इसका फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो रेंज है, ठीक है, अब आपका एस है, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT² होता है। ये जो है हॉरिजॉन्टल के अंदर, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये जो है ये ज़ीरो हो गई, तो एस इज इक्वल्स टू ut हो गया, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू ut हो गया। तो आर इज इक्वल्स टू u एंड t आपने याद कर रखा है 2h/g, तो ये जो सेम फॉर्मूला है डिराइव हो गया, तो इसलिए ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाइम पीरियड याद रख लो शॉर्टकट में, इट इज़ √2h/g वेयर h इज़ द हाइट ऑफ द क्लिफ। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज हैं जो मैंने इस चैप्टर के लिखे थे व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। अब मैं यहाँ पे अगर ये बता दूँ तो आपको ये वाला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो है इसको बस एक बार माइंड में रख लो कि अगर मान लो आपकी ऐसे वॉल है, दोनों फ्रिक्शन लेस है, एक जो ब्लॉक है वो ऐसे स्लाइड कर रहा है नीचे, तो यहाँ पे अगर आपकी वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी है भी, इनके आप कंपोनेंट्स निकाल लोगे तो इक्वल हो जाते हैं। बाकी ये भी ना यूज़ हुआ नहीं था, एटलीस्ट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का था, तो इसको भी आप हटा सकते हो। उसके बाद इसको आप याद कर लो, ठीक है, एक ही फॉर्मूला है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एन साइडेड, ठीक है, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। बाय रेगुलर पॉलीगन वी मीन कि एक ऐसा पॉलीगन, ठीक है, एक ऐसी शेप, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है, दैट इज नोन एज अ रेगुलर पॉलीगन। तो कोई भी अगर एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है एंड उसके हर एक कॉर्नर पे एक इंसान खड़ा है, एंड अगर वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करें तो वो सेंटर पे कितने टाइम बाद मिलेंगे? तो द टाइम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर ए इज द लेंथ ऑफ द साइड, वी इज द वेलोसिटी विद विच ईच पर्सन इज मूविंग, 2π/n वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट रेगुलर पॉलीगन। एक सिंपल सा फॉर्मूला, इसको आप याद कर लो, अगर आगे आ गया नहीं आए, ठीक है। देन अच्छा ये जो है, ये जो मैंने एक एग्जाम्पल क्रॉस करा था, ये वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये क्या कह रहे हैं कि मान लो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, एक को हमने थ्रो करा एंगल थीटा पे, दूसरे को हमने थ्रो करा एंगल 90 माइनस थीटा पे। इन दोनों का जो सम है ऑब्वियसली थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, ये कितना आएगा? 90 डिग्री। तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इन दोनों की जो रेंज है वो आएगी इक्वल, ठीक है। इसकी जो डेरिवेशन है उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये याद कर लो कि अगर दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनके जो एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, अगर उन दोनों का सम 90 डिग्री आता है तो उन दोनों प्रोजेक्टाइल्स की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो इक्वल होगी। अगर मान लो ये एंगल है 30, ये एंगल है 60, दोनों का सम जो है वो कितना आता है? 90। दैट मीन्स कि इन दोनों की जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। इसको बस अपने दिमाग में बिठा लो, मैंने भी जस्ट एज अ स्टेटमेंट ही इसको लिखा है, ऑल्दो आई नो द डेरिवेशन, बट वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रेंज ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स आर इक्वल इफ द सम ऑफ देयर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री।
फिर अगर हम देखें पॉइंट्स टू पॉन्डर को, सो द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर अ टाइम इंटरवल, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होगी, तो इसलिए क्योंकि जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। सिंपल, द टू आर इक्वल ओनली इफ द पाथ लेंथ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी बात है। द काइनेमेटिक, ओके, अब जितनी भी हमने इक्वेशंस पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये सर्कुलर मोशन में आप नहीं लगा सकते, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन में लगेंगी, आप आगे जाके देखोगे लगेंगी, बट एग्जैक्टली जैसे अभी आपने पढ़ी है वैसी नहीं लगेंगी। सो द काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डू नॉट अप्लाई टू द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सिंस इन द केस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस, आगे जाके आप देखोगे अलग तरीके से लगेगी, अभी नहीं लगाओगे पर। Then the shape of trajectory of motion of an object is not determined by the acceleration alone but also depends on the initial condition of motion, initial position and initial velocity। इस पर आपको इन तीनों लाइनों पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, the trajectory of an object moving under the same acceleration due to gravity can be a straight line or parabola depending on the initial condition। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो ट्रेजेक्टरी है वो हमेशा पैराबोलिक ही होती है, हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में भी देख के आए कि पैराबोला ही थी, बस अब यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख लो कि स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, बस बाकी कुछ और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो पैराबोला भी हो सकती है और वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, दैट्स इट। तो इसी के साथ मेरे नोट्स भी यहाँ पे ओवर हो जाते हैं एंड जो हमारा NCERT का PDF है वो भी यहाँ पे ओवर हो जाता है। एक्सरसाइज के अंदर लाइक मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ 2-3 क्वेश्चंस है जिनको आप ड्रॉप कर देना, एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस हाईलाइटेड NCERT एंड माय नोट्स देन यू कैन फाइंड द 2 PDFs ऑन माय टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो हु आर गोइंग टू गिव नीट इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू।